हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में। मिड कैप के जो फंड्स हैं वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का जो 35% इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? मिड कैप के स्टॉक्स में। इसलिए मिड कैप के फंड्स को रिस्की माना जाता है। तो अगर यहाँ कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आपका जो रिस्क पोर्टफोलियो है वो अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो वो 10 साल से ज़्यादा हो। और अगर कोई मॉडरेट इन्वेस्टर मिड कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ट्राई करें कि एक्सपोजर काफ़ी कम करें। नाउ हम मिड कैप के कैटेगरी के उन सारे फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जाने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। बहुत सारे व्यूअर्स सब कुछ मिस कर देंगे और वीडियो के लास्ट में जाकर देखेंगे कि बेस्ट फंड्स कौन से हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, ऑफकोर्स बेस्ट फंड्स के बारे में जानेंगे लेकिन वो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट फंड्स हैं और मार्केट चेंज होता रहता है। ये जो सो कॉल्ड बेस्ट फंड्स हैं वो एवरी फ्यू मंथ्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे फंड्स के बारे में सोच समझ लेना चाहिए। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का CAGR चेक कर सकते हैं और साथ में ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न चेक कर सकते हैं और AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जहाँ के ये फंड्स उस पर्टिकुलर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहाँ तो सारा कुछ रेड दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो जो मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनका जो रिटर्न है बहुत अच्छा आया है। इंडेक्स का भी अगर आप रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादातर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म करने का मतलब हुआ वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अगर आप देखें कितने सारे फंड्स हैं जो कि लास्ट 1 ईयर में बीट कर पा रहे हैं। ITI, JM दोनों ही बहुत छोटा AUM है। JM तो बहुत नया फंड है। उसके बाद महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग बीट कर पा रहा है, मोतीलाल ओसवाल बीट कर पा रहा है और क्वांट मिड कैप बीट कर पा रहा है। डेट्स इट। सिर्फ इतने सारे फंड्स हैं, बाकी सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे फंड्स का परफॉर्मेंस खराब हो गया ऑल ऑफ सडन। देखिए, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि 10 साल का होराइजन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी ये अंडर परफॉर्मेंस चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये इम्प्रूव करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। फर्स्ट फंड है आदित्य बिरला। तो देखिए यहाँ तो बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है। ऑल 4 होराइजन में ही अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है, बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑल ऑफ 4 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी कुछ रिलेटिव है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 5 साल 10 साल में भी परफॉर्मेंस इस फंड्स का अच्छा नहीं रहा। तो एटमैक्स बोल सकते हैं एवरेज कैटेगरी का फंड है, बहुत ज़्यादा अच्छा फंड नहीं है। एक्सिस मिड कैप देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है 1 साल 3 साल में। इसे फिलहाल जो करंट परफॉर्मेंस चल रहा है उसके हिसाब से बिलो एवरेज बोल सकते हैं। बंधन मिड कैप फंड तो बहुत नया फंड है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। 3 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाया है ये फंड अभी। तो इस तरह के नए फंड्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए। बड़ौदा को अगर आप देखें तो यहाँ भी इसे आप एवरेज फंड बोल सकते हैं। कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, यहाँ भी ये नया फंड है, 3 साल भी कंप्लीट नहीं किए, अंडर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। DSP मिड कैप फंड पहले बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे 5 साल 10 साल में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। इसको भी बिलो एवरेज से भी नीचे बोल सकते हैं। एडलवीज मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, यहाँ अंडर परफॉर्मेंस है लेकिन थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और 3 साल 5 साल और 10 साल में अच्छा है।
तो ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, क्या अगर आप देखें तो इनको भी आप एवरेज फंड बोल सकते हैं। HDFC मिड कैप फंड को अगर आप देखें तो यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस फंड का। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास है। बाकी के होराइजन टाइम का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसको भी आप एक अच्छा फंड बोल सकते हैं। HSBC मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, अगर आप देखें तो ठीक है रिटर्न वाइज, इसको भी आप एक अबव एवरेज फंड बोल सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, यहाँ भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरा नहीं है रिलेटिवली, तो इसे भी आप एक अबव एवरेज फंड मान सकते हैं। इन्वेस्को का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है रिलेटिवली, इसे भी आप एक अबव एवरेज फंड बोल सकते हैं। ITI बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। JM मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। दोनों रिलेटिवली नए फंड्स हैं और AUM भी बहुत छोटा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है। रिटर्न्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन शायद ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ इन फंड्स को लेकर, क्योंकि AUM भी छोटा है। फंड्स हाउस भी रिलेटिवली छोटे हैं, नए फंड्स हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, लेकिन अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो इसे एवरेज फंड बोल सकते हैं करंट परफॉर्मेंस के आधार पर। LIC MF मिड कैप फंड बहुत छोटा AUM है, पुराना फंड है, लेकिन AUM अभी भी काफ़ी छोटा है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड अगर देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, इसे आप अच्छा फंड बोल सकते हैं। मिराई एसेट मिड कैप फंड को अगर देखें आप इसे भी एवरेज फंड बोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसे आप अच्छे फंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड अगेन लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न है, बाकी होराइजन में भी ठीक है, तो इसे भी आप अच्छा फंड बोल सकते हैं। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। क्वांट मिड कैप फंड ज़्यादा रिटर्न यहीं पे है, तो ये तो बहुत अच्छा फंड बोला जाएगा करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। SBI मैग्नम मिड कैप फंड देखिए रिटर्न इनका बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, क्योंकि 3 साल 5 साल का रिटर्न देखें, 10 साल का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क के आसपास है, तो इसे भी एक अबव एवरेज फंड बोल सकते हैं। सुंदरम मिड कैप फंड देखें तो करंट परफॉर्मेंस 1 ईयर 3 ईयर में बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, तो इसे भी अबव एवरेज बोला जा सकता है। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड इसे भी अबव एवरेज बोला जा सकता है। टॉरस मिड कैप फंड तो बहुत छोटा है, नो कमेंट्स। यूनियन मिड कैप फंड इसे अभी अबव एवरेज बोल सकते हैं। UTI मिड कैप फंड देखें तो यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत है, इसे आप बिलो एवरेज फंड बोला जा सकता है। वाइटो कैपिटल मिड कैप फंड नया फंड है, बट हाँ परफॉर्मेंस वाइज बुरा नहीं है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इतने सारे फंड्स हैं और ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे फंड्स हैं इसमें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा। जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो यहाँ फंड्स का रिटर्न भी इम्प्रूव होगा, लेकिन इस तरह अंडर परफॉर्मेंस देखकर डरना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर जो भी फंड्स में मैंने डिस्कस किया, जिन फंड्स को मैंने अच्छा फंड्स बोला, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स रिटर्न्स वही वापस आएगा और वो परफॉर्मर जो है फिर से अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को सिलेक्ट किया है ताकि पता चल सके कि कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों आ रहा है और कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वांट मिड कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मोतीलाल का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, PGIM का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। तो चलिए चेक करते हैं ताकि समझ सकें कि रीजंस क्या हैं, इसकी आउट परफॉर्मेंस का या फिर अंडर परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझ पाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका आया है? क्वांट का। प्राइस टू अर्निंग कितना कम है, मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंट्रास्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल, इसका भी रिटर्न अच्छा आया है,
लेकिन इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखें कितना ज़्यादा है, मतलब ये ग्रोथ स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये देखिए, एनुअल टर्नओवर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा चर्निंग कर रहे हैं। तो ऑल्दो इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग बिल्कुल ही अलग है, लेकिन एनुअल टर्नओवर से लगता है कि एटलीस्ट चर्निंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और फिलहाल ज़्यादा चर्निंग की वजह से ये दोनों फंड्स ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए निप्पॉन इंडिया, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HDFC मिड कैप, ये भी अच्छा परफॉर्मर रहा है। निप्पॉन का तो मार्केट के आसपास है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप स्टॉक्स का PE ज़्यादा होता है, तो इससे आप मार्केट के आसपास का PE बोलेंगे। HDFC का काफ़ी कम है। HDFC के ज़्यादातर फंड्स हैं वो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए इनका PE बहुत कम है। अब देखिए SBI कितना ज़्यादा PE है, 43 के आसपास, और कोटक का आप देखेंगे तो मार्केट के आसपास का है, थोड़ा ज़्यादा है मार्केट से। और PGIM का देखें तो सबसे ज़्यादा इनका PE है, 44 से भी ज़्यादा, और इनका अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस ऑफ कोर्स मोतीलाल ओसवाल का भी बनता है। SBI का PE रेशियो बहुत ज़्यादा है, PGIM का PE रेशियो बहुत ज़्यादा है, और दोनों का रीसेंट रिटर्न अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल इतना ज़्यादा PE रेशियो होने के बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहा है। आगे हम चेक करेंगे कैसे हो रहा है ये। यहाँ पे देखें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपको प्योर PSU ही मिलेंगी। देखिए इंडियन बैंक, हिंदुस्तान पेट्रो, यूनियन बैंक, पावर फाइनेंस, REC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरो, पूरा PSU इनफैक्ट ज़्यादातर HDFC फंड्स में आपको मिल जाएंगे। और एक कारण है कि रिसेंट टाइम में ऑलमोस्ट 2 साल से HDFC के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगला देखिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यहाँ परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है, ऑल्दो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इस फंड का। अगर पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो इन्होंने भी PSU में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर फाइनेंस, ऑयल इंडिया। साथ ही में जो स्टॉक्स हैं जैसे सोलार, क्यूमिंस इंडिया, सुप्रीम, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के हैं। तो ये देखिए ये बाय एंड होल्ड कर रहा है। इन्हें लगता है कि मैंने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, रिटर्न जब आएगा तो मेरे फंड्स का रिटर्न भी वापस आ जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आपको एज ए इन्वेस्टर डिसाइड करना है कि आपको कैसा फंड चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होराइजन है तो डेली का रिटर्न या मंथली का रिटर्न देखना का कोई मतलब नहीं बनता, और अगर कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है तो वहाँ आपको उसी तरह के फंड्स देखने चाहिए जो शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकें। और वो पॉसिबल उन्हीं फंड्स से है जिन्हें चर्निंग ज़्यादा हो। लेकिन चर्निंग वाले फंड्स के साथ रिस्क ये है कि अगर चर्न सही तरह से नहीं हो पाया तो वहाँ पे रिटर्न शॉर्ट टर्म में अच्छे नहीं आएंगे, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, पावर फाइनेंस, PSU सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। NTPC PSU है, REC देखें तो ये भी PSU है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, देखिए स्टॉक्स यहाँ भी आपको बुरे नहीं लगेंगे। ऊपर के स्टॉक्स को देखें तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अच्छे क्वालिटी के ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो फिर इतना ज़्यादा चर्निंग क्यों कर रहा है। अगर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो कुछ महीनों में रिटर्न आने लगेंगे। तो यहाँ पे देखें कन्विक्शन का प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर को शायद कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तब तो आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न जनरेट करने होंगे। और अगर आप पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई PE वाले हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगले कुछ महीनों में रिटर्न वापस आएगा, तो वहाँ पे तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का फॉलो नहीं करना होगा। तो फिर आप इतने सारे चेंज पोर्टफोलियो में क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फंड मैनेजर भी चेंज हुए हैं और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगला है क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल, और यहाँ पे देखिए रिलायंस आपको इनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, PNB मिल जाएगा, उसके बाद अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल मिल जाएगा,
क्वांट का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ट्राई करें कि एक से ज़्यादा फंड्स में एक्सपोजर नहीं लें। और साथ ही में यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि जो ये वेरी हाई रिटर्न्स का आ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी फंड के लिए तो बीच बीच में यहाँ भी कभी अंडर परफॉर्मेंस आएगा। ये मानकर नहीं चलिएगा कि ये फंड हमेशा ही इसी तरह का रिटर्न देता रहेगा। अगला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि फिलहाल वैल्यू स्टॉक्स का समय चल रहा है, इजी पिकिंग है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ अच्छे क्वालिटी के PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये बहुत इजी है करना फिलहाल। लेकिन हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और वहाँ से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्रेडिट देना होगा, ना कि स्टॉक सिलेक्शन इनका अच्छा जा रहा है। क्योंकि PSU में अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर लेकर करोगे तो अभी PSU का समय चल रहा है, तो PSU में इन्वेस्टमेंट किया तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका रिटर्न अच्छा आएंगे। लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करने का मतलब है कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसके कारण ही रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस समझने के लिए आपको देखना होगा कि कुछ महीने पहले के पोर्टफोलियो का इनका अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स सब सेम है। टॉप का अगर आप देखें तो ये सारे स्टॉक्स आपको दोनों पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपोजर इन्होंने चेंज किया है। तो एक्टिवली जो मैनेज कर रहे हैं वो इफेक्टिव हैं। जियो का देखिए, पहले से थोड़ा एक्सपोजर ऊपर गया है। कल्याण ज्वेलर्स टॉप होल्डिंग में पहले नहीं था इनका, और कल्याण ज्वेलर्स ने लास्ट 1 ईयर में 300% का रिटर्न दिया है। तो एक्सपोजर इन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है, तो उसका एडवांटेज मिला है। जोमेटो, कोफोर्ज, CG पावर, प्रेस्टीज एस्टेट्स, दीपक नाइट्रेट, इन सबको देखिए ध्यान से कि इनका कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है। तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स स्टॉक सिलेक्शन को क्रेडिट देना होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।